नमस्कार, मैं अमित रमेश मुखर्जी, आज वापिस आपका स्वागत। भाई, खुद का बिजनेस शुरू करना है 2024 में, बहुत बढ़िया प्लान है। पर कौन से बिजनेस को इस साल में अच्छी डिमांड हो सकती है, इसके बारे में स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले उस 20 या 21 अलग अलग बिजनेस के बारे में जिसके बारे में पिछले 12 सालों से मैंने बहुत सारा स्टडी किया है। तो मैं कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहा हूँ। 2024 में जो बिजनेस में बता रहा हूँ वो एक्चुअली पुरानी ही बिजनेस है भाई, पर उसमें अलग से एक नया डिमांड कैसे क्रिएट हो सकता है, किस तरीके से मार्केट बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से या उस प्लान से यदि हम वर्कआउट करें तो डेफिनेटली आप भी आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले हेल्थ इंडस्ट्री वाला बिजनेस जिसे हम कहते हैं स्पिरुलिना फार्मिंग बिजनेस, भाई इस बिजनेस में डेफिनेटली स्कोप है, डिमांड है, फ्यूचर है। वाई भाई, प्रोडक्शन ये डिमांड नहीं है। शायद जिन लोगों को स्पिरुलिना पता है, कितने लोगों को पता है मुझे कमेंट करके बताना कि यार सर ये कंसेप्ट हमें पता है। भाई आपको यदि पता है तो आपने मेजरली वीडियोस स्पिरुलिना के प्रोडक्शन के बारे में देखी होगी। स्पिरुलिना में प्रोडक्शन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर उसका मार्केटिंग, सेलिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट करना। तो यदि आपको स्पिरुलिना फार्मिंग शुरू करना है तो ये तो तय है भाई, ये प्रोटीन है तो प्रोटीन तो बिकेगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, वहाँ पे कल 2-3 दिनों से एक न्यूज़ चल रहा था कि भाई कोविड वापस आ रहा है या कोरोना वापस आ रहा है। भाई सच है झूठ है, सच्चाई क्या है आई डोंट नो, पर एक बात तय है भाई, इम्यूनिटी पावर, सर्दी खांसी जुकाम सर दर्द चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। इम्यूनिटी पावर हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या मेरे जैसा रेगुलरली कोई भी बंदा हो, यार ये तो ऊपर नीचे होते रहेगा। यदि ये होते रहेगा तो हमें एनर्जी का सोर्स चाहिए, प्रोटीन का सोर्स चाहिए, और वही प्रोटीन का सोर्स है स्पिरुलिना। तो इसका हेल्थ बेनिफिट्स यदि आप समझ लो तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को आप बेच पाओगे। पर बेचना सीखना होगा, किस तरीके से बेचना चाहिए ये पहले सीखना चाहिए और उसके बाद फिर इसका प्रोडक्शन सेटअप करना चाहिए। तो आपका इस बिजनेस डेफिनेटली ये बिजनेस शुरू हो सकता है। बाकी इस बिजनेस को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ये आप शुरू कर सकते हो। आपके गांव में शुरू कर सकते हो, शहर में शुरू करते हो, घर के टेरेस पे शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हो। बेचना एक बार सीख जाओ तो ये बात बन सकती है। बात समझ में आ रही है। दूसरा बिजनेस है जिसके में अभी मुझे स्पेशल रिक्वायरमेंट ज़्यादा आगे जाकर बढ़ने वाले ऐसा लग रहा है, वो है ई वेस्ट प्रोसेसिंग बिजनेस। ई वेस्ट क्या है भाई, जो पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में हमने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परचेस की है, जैसे कि फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यार, वो आज न कल खराब होने वाला है। तो जब खराब हो जाता है तो अब तो वो ज़माना नहीं रहा पुराने का, वही दुरुस्त करके हम यूज़ करें। लोग तो डायरेक्टली रीसेल कर देते या स्क्रैप में डाल देते। तो वहीं से ये बिजनेस शुरू हो जाता है कि यार वो पूरा टीवी तो खराब नहीं होता, उसमें बहुत सारे अलग पार्ट्स चलते रहते हैं, तो वो पार्ट्स निकाल कर उसका रिसाइकलिंग कर नई कंपनीज को वो सेल करें ताकि वो अलग अलग से उसका प्रोडक्ट बनाए। ये बिजनेस शहरों में डेफिनेटली अच्छी तरीके से चल सकता है। ये रूरल बेस्ड बिजनेस नहीं है, ये शहरों में चलेगा, अर्बन एरियाज की या कनेक्टेड बिजनेस है, इंडस्ट्रियल बिजनेस है, तो इसमें बात बन सकती है। तीसरा एक अलग से बिजनेस में बताने जा रहा हूँ, वेस्ट के ही कनेक्टेड है पर ये रूरल साइड का बिजनेस है। तो इंडिया में कहीं भी ये बायोमास ब्रिकेट नाम का एक बिजनेस बहुत पॉपुलर हो रहा है। ब्रिकेट का बिजनेस है तो रूरल साइड वाला, पर इसका टारगेट मार्केट इंडस्ट्रियल है। तो जब हम हमारे यहाँ का जो शुगर केन का वेस्ट है, गेहूं का वेस्ट है, या ज्वार का वेस्ट है, या कॉटन का वेस्ट है, या कोई भी अरहर का वेस्ट है, तो उसका जो वेस्ट होता है उससे हम ये ब्रिकेट का बिजनेस बना सकते हैं। या फिर ग्राउंडनट का हस्क है तो वो उसका बनाकर इंडस्ट्रीज को हम सप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बॉयलर होता है। इन्वेस्टमेंट वाइज ये हर एक बिजनेस अलग अलग है, कैपेसिटी वाइज वो अलग अलग हो सकता है। हम आज समझ रहे हैं कि सिर्फ कैपेसिटी क्या हो सकती है। इस साल में 2024 में इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, कंसेप्ट तो समझ में आ रही है। अब आप कहोगे सर आप सिर्फ बिजनेस के नाम बताते रहोगे, तो यदि करना है तो आगे क्या। भाई एक सिंपल सी बात है, ये टेंशन इस वीडियो में मत लेना। इस वीडियो में सिर्फ यही एक एंगल आपको कंफर्म करना है कि यदि आप कोई नया शुरुआत या नई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं तो यार ये आइडियाज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक क्लिक मिले कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो इसके आगे जाकर आपको दिक्कत आ रही है तो यू कैन कॉल टू अवर कस्टमर केयर सेंटर। आप हमारे से कंसल्टिंग ले सकते हो, हम उसमें ये भी काम करते हैं, हम जूम पे भी गाइडेंस करते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग सेशंस भी है। तो वो सब आपको मिल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट निकालना है, लाइसेंस निकालना है, आपका वेबसाइट बनवाना है, आपका वीडियो निकालना है, कुछ भी करना है,
हमारे पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वो आगे कैसे लेकर जाए, वो तो ये वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आइडिया फाइनल नहीं हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा, तो ये वीडियो उसी के लिए, राइट। और किसमें अपॉर्चुनिटी 2024 में है, इसलिए हम टारगेटेड ये डिस्कशन कर रहे हैं। इसके आगे है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है वो है कॉटन का, यानी कपास का उत्पाद। तो यार जहाँ जहाँ कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे सर्जिकल कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अच्छी तरीके से हो सकता है। सर्जिकल कॉटन में स्कोप इसीलिए है क्योंकि भाई हमारे यहाँ कपास का उत्पादन है और मेडिकल सेक्टर अगेन बूम कर रहा है। तो यार जहाँ जहाँ चोटें लगती है तो चोटों को दबाने के लिए, ब्लड रोकने के लिए या पट्टी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, कॉटन, राइट। और उसके बाद आता है उस पर बैंडेज, तो वो भी एक बिजनेस हो सकता है। तो पहले तो हम कॉटन के बारे में सोचेंगे कि सर्जिकल कॉटन वाला बिजनेस थोड़ा इन्वेस्टमेंट हाई है इसमें, पर यार रॉ मटेरियल अपने पास है, तो एक बड़ा सा प्लान बनाकर हम इस सर्जिकल कॉटन बिजनेस को डेफिनेटली शुरू कर सकते हो, राइट। तो कागज पेन लेकर बैठ जाना, लिख लेना सब एक एक बातें, तो दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपका और हमारा सबसे फेवरेट चुनिंदा लोगों का फेवरेट आइटम नमकीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये चुनिंदा लोगों का नहीं है, राइट। सबको पता है कि यार नमकीन आज के डेट में सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है, फूड वाला। भाई यार बूढ़े खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, राइट, जवान खा रहा है, पीने वाला खा रहा है, ना पीने वाला भी खा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी है। तो भाई नमकीन में हम यही प्लान कर सकते हैं कि नमकीन में जब हम काम करने जा रहे हैं तो यार यदि अच्छे तरीका पैकिंग हो, अच्छा टेस्ट हो और आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट हो जाए तो नमकीन एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आप किस तरीका प्रोडक्शन प्लांट, किस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवा रहे हो, इस पर वो डिपेंड नहीं करता। आप किस तरीके का पैकेजिंग प्लांट और किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चेन सेटअप करते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपका नमकीन का बिजनेस अच्छी तरीके से आगे चलेगा या नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है। इसके आगे है जो आप रोल साइड में कर सकते हो, वो है जिंजर गार्लिक प्रोसेसिंग बिजनेस। ये भी छोटे स्केल पे किया जा सकता है और इसमें जिंजर गार्लिक प्रोसेसिंग में जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, पील गार्लिक का बिजनेस आप कर सकते हो, होटल्स को सप्लाई कर सकते हो। तो डिपेंड है B2B में और B2C में, दोनों भी कंडीशन में आप इस बिजनेस को 1000% कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही। इसके आगे है बेसन मिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें भी बड़ा स्कोप है क्योंकि बेसन मिल में मेरा एक फेवरेट है कि दाल मिल और बेसन मिल, कि भाई दाल है, अरहर की दाल हो या मूंग दाल हो या फिर चना दाल हो, डिमांड तो हमेशा रहेगा। आज भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है भाई। हम पतंजलि का अरहर का दाल ऐसा नहीं बोल रहे, हम अरहर का दाल बोल रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ जैसे महाराष्ट्र में तूर दाल जिसे बोला जाता है मूंग दाल है, मूंग का हलवा है। तो यार दाल का मार्केटिंग रहेगा, चना दाल तो अलग से मार्केट चल रहा है, साथ में ही बेसन मिल यदि सेटअप कर दे तो वो भी अच्छा तरीके से प्लान हो सकता है। भाई क्योंकि भाई बेसन में क्या है, होटल्स को भी लगता है, केटर्स को भी लगता है, घर को भी लगता है, हर इंडस्ट्री में बेसन की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी अच्छी तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। इसके आगे जाकर हम मिल की बात करें तो पोहा मिल भी एक अच्छा बिजनेस है। अभी पोहा का लगने वाला जो रॉ मटेरियल है यदि वो आपके एरिया में नहीं है पर मार्केट आपके एरिया में, फिर भी आप कर सकते हो। मैं अपने पोहा मिल के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में या कंसल्टिंग सेशन में वही लोगों को क्लियर करता हूँ कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि यार जो आपके यहाँ रॉ मटेरियल बन रहा है उसी पे प्रोजेक्ट बनाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक हाथ रॉ मटेरियल आपके पास नहीं है, आपके पास मार्केट पास में है, तो आप वो भी प्लान कर सकते हो ना। बात तो समझ में आ रही है। तो जैसे कि बॉम्बे में तो पोहा का कोई कनेक्शन नहीं है, पर बॉम्बे में भी पोहा मिल बन सकता है क्योंकि मार्केट पास में है, राइट। दिल्ली में भी बन सकता है क्योंकि मार्केट पास में, चेन्नई में भी बन सकता है, रॉ मटेरियल भी और मार्केट भी पास में है, तो दोनों भी है। सो बहुत कम बार ऐसा होता है कि दोनों भी कनेक्टिविटी रहती है, तो ये यार थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, तो तब आगे जाकर बात बन सकती है। इसके बाद आता है जो अब शहरों से लेकर हर गांव तक, हर नुक्कड़ तक, हर गली तक जिसका मार्केट बढ़ रहा है, वो है आटा मिल का बिजनेस, राइट। तो आटा मिल में क्या है भाई, गेहूं का आटा आता है और दूसरा आता है एक सेपरेटली जो होटल के लिए लगता है मैदे का आटा, तो दोनों भी चलता है। होटल के लिए भी बना सकते हो और आप हाउस होल्ड मार्केट के लिए भी बना सकते हो। दोनों साइड में आटा मिल का अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वो बढ़ता ही रहेगा। फूड में आप पोहा ले लो, आटा ले लो, ये चलता ही रहेगा भाई, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसी से यानी पोहा मिल से मुझे याद है, आप आटा कर रहे हो तो रवा भी कर सकते हो और मैदा भी कर सकते हो, राइट। या इसके साथ आप कॉर्नफ्लोर भी कर सकते हो। तो ये एडिशनल 1 2 3 प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, हर एक प्रोजेक्ट अलग अलग है, एक दूसरे में उसका कोई लिंक नहीं है, पर फोकस करना ताकि आगे जाकर आपको काम करने में आसानी हो। इसके बाद जिसकी रिक्वायरमेंट 2023 में सबसे ज़्यादा थी वो थी कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो कैटल फीड में रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही भाई, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस जिस तरीके से बढ़ता है सेम उसी तरीके से कैटल फीड का इंडस्ट्री बढ़ेगा। तो हम पे डिपेंड करता है कि भाई यदि कैटल फीड का बिजनेस बढ़ रहा है
तो अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे फॉर्मूले चाहिए, और हमारे यहाँ तो पूरे एक्सपर्ट्स है कि जो कैटल फीड में फॉर्मुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, उसका प्रॉपर नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, और यदि वो बिजनेस को आपको आगे लेकर जाना है तो उसका पूरा कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके आगे और एक बिजनेस है जो इंडिया में सबसे अच्छा तरीके से बूम कर रहा है, वो है एक्सपोर्ट का बिजनेस। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे है, क्योंकि मुद्रा पोर्ट और जेएनपीटी पोर्ट उनको मिलता है, पर चेन्नई पोर्ट भी पीछे नहीं है, राइट। सो चेन्नई साइड में, हैदराबाद साइड में, बैंगलोर साइड में, विशाखापट्टनम साइड में, कोचीन साइड में, ये भी बिजनेस वहाँ से भी कर रहा है। कोचीन में स्पाइसेस का ज़्यादा है, पर नॉर्थ साइड में, दिल्ली साइड में भी ये बिजनेस डेफिनेटली किया जा सकता है। तो आप इस पे भी गौर कीजिए कि भाई हम इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक्सपोर्ट का बिजनेस डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आप किस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। आगे जाकर है जो मेरा ऑल द टाइम फेवरेट है, वो है वेजिटेबल डिहाइड्रेशन बिजनेस। भाई वेजिटेबल डिहाइड्रेशन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में शेल्फ लाइफ का इशू नहीं है। आप ओनियन ले लो, टोमेटो ले लो, गार्लिक ले लो, जिंजर ले लो, पोमोग्रेनेट ले लो, मैंगो ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, भाई इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट खराब हो सकता है वो प्रोडक्ट अब खराब नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यदि वो प्रोडक्ट खराब नहीं होगा तो भाई इसका शेल्फ लाइफ हम बढ़ा रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ को, या B2C में बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ को जिनको डिमांड है उनको हम ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो भाई यहाँ पे भी स्कोप है, तो इसका भी आप थोड़ा सा स्टडी करना। यार आपको जब भी तकलीफ आए, चावड़ी है आपके पास, तो वो टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको कंसल्ट कर देंगे, पर पहले बिजनेस कंफर्म कीजिए। और जब बात आती है वेजिटेबल डिहाइड्रेशन की, तो अपोजिट में मुझे एक बिजनेस जो अभी हमें फेमस होते जा रहा है, वो है फ्रोजन फूड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। फ्रोजन फूड अब इंडिया में बहुत आगे, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो पहले तो सिर्फ ऐसा हो रहा था कि फ्रोजन कॉर्न, फ्रोजन मटर ही लोग यूज़ करते थे, पर आज के डेट में फ्रोजन में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे फ्रोजन वड़ा पाव हो गया, फ्रोजन मोमोज हो गया, फ्रोजन पराठा हो गया, या वेजिटेबल्स में भी होगा, या फ्रोजन रोटी भी आ रही है, जैसे इंस्टेंट रोटी का अलग से एक बिजनेस भी बन सकता है। तो यदि आप ऐसा है, आप खुद भी होटल सप्लाईज के लिए ये फ्रोजन के प्रोडक्ट बना सकते हो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के होटल्स को इसका प्रोडक्ट का सप्लाई भी कर सकते हो। तो कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? इसके आगे जाकर हमें प्लान करना है, अब समर का सीजन आ रहा है, तो वो है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पर यार ये रेगुलर आइसक्रीम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आइसक्रीम में यदि बिजनेस करना है आपको, तो आप नेचुरल आइसक्रीम के तरह कुछ आउटलेट फॉर्मेट में करो, या प्रोडक्शन कुछ अलग से बनाओ, तो डेफिनेटली बात बन सकती है। क्योंकि आइसक्रीम में क्या है यार, नेचुरल सेंस है ना, तो खाने में थोड़ा मजा आता है। बात समझ में आ रही है? इसमें स्कोप है। इसके बाद इंडिया में सबसे जिस प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, वो है सोयाबीन प्रोसेसिंग, राइट। सोयाबीन में तो दो अलग अलग बिजनेस है। एक है सोया डेरी बाय प्रोडक्ट, यानी सोया मिल्क, सोया टोफू, सोया नट्स, ये एक अलग से बिजनेस है। दूसरा है सोया ऑयल का बिजनेस, राइट। तो आप दोनों भी चॉइस कर सकते हो, दोनों में भी। सोया ऑयल तो बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैं इनिशियली हर बंदे को वो रिकमेंड नहीं करूंगा। जिसके पास एक अच्छा कैपिटल है 10, 20, 30 करोड़ का, देन यू कैन गो विद सोया ऑयल। पर नहीं तो सोया बाय प्रोडक्ट कम इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली शुरू हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके आगे जाकर ऑल द टाइम फेवरेट हमारे इंडिया का मसाला का बिजनेस। भाई मसाले में कंपटीशन है, हाँ है। मसाला में बहुत सैचुरेशन हो चुका है, हाँ हो चुका है, पर फिर भी स्कोप है। फाइव सर, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, अच्छी पैकिंग करो, अच्छी तरीके से मार्केटिंग करो, तो प्रोडक्ट बिक सकता है। इस पर थोड़ा सा काम ये करना पड़ता है कि अच्छी क्वालिटी और अच्छा पैकिंग करके क्वांटिटी सेल पे फोकस करना होगा, ना कि मार्जिन सेल पे। तो आप नया ब्रांड हो, तो मसाला बना रहे हो, तो मसाले की मशीन कहाँ मिल जाएगी, इस पे फोकस मत करना। मेरे हर वीडियो में एक चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, आपको सीखना क्या है भाई, मशीन लेना ये थोड़ी सीखना है यार, प्रोडक्शन कैसे करना है वो थोड़ी सीखना है। सीखना ही है तो पहले ये प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में बेचा जा सकता है, इस पे पहले गौर करना होगा, मार्केट का सर्वे करना होगा, डिमांड आइडेंटिफाई करना होगी, गैप आइडेंटिफाई करना होगा कि यार किस तरीके से मार्केट में घुस पाऊँ। और यही पूरा नॉलेज हम चावड़ी के अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग कंसल्टेशन प्रोग्राम्स में कवर करते हैं। भाई मेरा मानना यह है कि आप यहाँ वहाँ के वीडियोस यूट्यूब पे देख लो, उसमें जितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हो उससे कम टाइम में आपको प्रॉपर उसी सब्जेक्ट का 1-to-1 प्रॉपरली नॉलेज मिले, ऑनलाइन सेशन में मिले, तो दिक्कत क्या है? सही है कि नहीं? तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, इस पे, और उसके बाद फिर वर्कआउट कीजिएगा कि वो प्रोडक्शन कैसे किया जाए। बात समझ में आ रही? मसाले के बिजनेस के आगे चलते जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो मैंने महाराष्ट्र में जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, बहुत चला था भाई, क्योंकि लोगों को जूट बैग हमारे यहाँ लगती है अलग अलग वेजिटेबल्स के लिए। या फिर अभी 2-3 हफ्ते पहले एक नया मैंने GR भी देखा, न्यूज़ भी देखा
और मैंने अपने चावड़ी के पेजेस पे भी शेयर किया था कि जूट बैग में अब शुगर कैन फैक्ट्री जो 100% पीपी बैग पे शिफ्ट हो चुकी है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया है कि 20% आप तो जूट बैग आपको यूज करना होगा। तो भाई एक नया अपॉर्चुनिटी खुल रहा है जूट बैग वालों के लिए। तो ऐसा है कि जूट बैग यदि चल रहा है आपके लोकल एरिया में तो आप जूट बैग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, इसका भी पूरा प्रोग्राम या नॉलेज चावड़ी के पास मिल जाएगा। या फिर आपको ऐसा लगता है कि लिनो पीपी बैग कर सकते हो, जो व्हाइट बैग आता है या रेड बैग आता है, वो भी पूरा हमारे यहाँ सारा गाइडेंस आपको मिल सकता है, राइट। तो मशीन कहाँ पे मिल जाएगा ये तो आपको हम बता ही देते हैं, पर उसके पहले आपका जो बेसिक फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस, वो पूरा पक्का कर लेता है, राइट। तो ये हमारी खासियत है, क्योंकि 12 साल से वही कर रहा है, तो उतना तो विजन क्लियर है कि कोशिश हम यही कर दे कि यार सामने वाला प्रिपेयर होके आगे बढ़े। बाकी ख्वाहिश आपकी, आपको कैसे आगे बढ़ना है, राइट। इसके आगे जाते हैं, दो ही मेरे स्पेशल बिजनेस अब रह चुका है। एक है मेरा फेवरेट रियल एस्टेट वाला, फ्लाई एश ब्रिक्स वाला बिजनेस। भाई आप रियल एस्टेट तो हमेशा बूम करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। तो भाई फ्लाई एश ब्रिक को यदि वर्कआउट करोगे या एएसी ब्लॉक्स को प्लान करोगे, बात बन सकती है, क्योंकि अब ईटों को बहुत सारे जगह बैन कर दिया गया है। तो यार इन दोनों का मार्केट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, राइट। और इसके साथ यदि जो कपड़ा हम पहन रहे हैं उसमें भी डिमांड है, वो है फैब्रिक रिसाइकलिंग बिजनेस। तो रिसाइकलिंग बिजनेस को इस 2-3 साल में, 5 साल में मुझे लगता है अच्छी डिमांड रहेगी। डिपेंड करता है आप किस बिजनेस को चॉइस करना चाहते हैं। और कोई भी बिजनेस आपको इस, मैंने जो 20-22 आइडियाज आपको 22 आइडिया बताई, यदि आपको वो नहीं फाइनल हो रहा है और एक्सप्लोर करना है कि सर क्या किया जाए, कन्फ्यूजन बहुत है, समझ में नहीं आ रहा, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो आप दो चॉइस कर सकते हैं। एक मेरा एक फिजिकल प्रोग्राम होता है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में होता है। तो आई डोंट नो आप इंडिया की कौन से एरिया से ये वीडियो देख रहे हो, यदि उस प्रोग्राम को आ सकते हो तो वेरी गुड, मेरे सामने बात हो सकती है, डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं है, प्लान नंबर 2 मेरे पास, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेरा ऑनलाइन जो उद्योग मंथन है उसका एक ऑनलाइन एडिशन मैंने अब लॉन्च किया है, जो प्री रिकॉर्डेड है। उसके बाद एक जूम मीटिंग होता है जब हम डिस्कस भी कर सकते हैं, तो बेसिक आपके डाउट्स वो उद्योग मंथन में कवर हो जाते हैं। और ये भी नहीं है आपको पर्सनली ही डिस्कस करना है, तो आप हमारे कॉल सेंटर नंबर को फोन करके जूम मीटिंग कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, राइट। तो जिसमें हम 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। और आखिरी वाला सोल्यूशन है भाई, आप यहीं आ जाओ, सामने बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये भी नहीं हो रहा तो मुझे ही आपके प्रोजेक्ट पे कंसल्ट कर लो, मैं फुल टाइम ओपाइन कर लो, मैं आपके साथ आपका प्रोजेक्ट खड़ा करने में आपको बहुत सारी हेल्प कर दूंगा, राइट। जैसे इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर करते हैं वैसा ही। तो यार चॉइस आपके पास है, बिजनेस सिलेक्ट करो और जल्द से जल्द बिजनेस अपना इस 2024 में शुरू करो।